नमस्कार विद्यार्थियों, हम विराम चिन्ह पढ़ रहे थे और विराम चिन्ह में त्रुटि बोधक तक आ चुके हैं। 2-3 और बचे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि 15-16 हम पढ़ चुके हैं, शायद 2-3 और बचे हैं, तो उन्हें लिखिए आप। ठीक है, और अभी लिखिएगा आप। नया विराम चिन्ह है और उसका नाम है लोप चिन्ह। क्या नाम है इसका? लोप चिन्ह। और लोप चिन्ह कौन सा है? देखिए, लोप चिन्ह ये है, लोप चिन्ह ये लिखे हुए हैं, मतलब 3 बिंदी के साथ लिख रहे हो, 3 बिंदी के साथ में ये लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में सामान्य 3 बिंदी लगती है। हम जैसे कई बार क्या हम प्रतिदिन व्हाट्सएप पर बातचीत करते हैं, तो कुछ क्या करते हैं कि ऐसे लगा देते हैं, कुछ ये चीज लगा देते हैं। आजकल मैं चीज खूब देखता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे लिख देते हैं, कुछ क्या करते हैं, ये चिन्ह लगाते रहते हैं, ये चिन्ह। जैसे मान लिखना हो, ठीक है, जैसे मैं बीजी हूं, ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे लिख दिया आपने, BOS बीजी हूं, फिर एस चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, कुछ क्या करते हैं, लगाते हैं, रुकते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना आपको ये इस बात का, ये व्यवहार में लेकर आ जाइए ताकि परीक्षा तक आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर लोप चिन्ह है, 3 बिंदी के साथ लिखा जाता है। इसे वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। वर्जन यानी लोप, वर्जन चिन्ह भी कहा जाता है, चिन्ह भी कहते हैं। देखिए, इसका प्रयोग कब करते हैं? नहीं लिखा हूं तो भी चलेगा। सामान्यतः कोई बात आपको बतानी नहीं हो, छोड़नी हो, ठीक है, उसमें लिखते हैं। संकेत दे सकते हो, बोलकर आप रुक जाते हो और अगला अपने आप समझ जाए। ठीक है, दूसरी बात व्यंग्यात्मक शैली में करते हैं। और तीसरी बात, सामान्यतः जैसे कई बार आप कुछ ऑडियो सुनते हो और कुछ ऑडियो में इस तरह से आता है कि गाली गलौच आ जाती है, तो बीप की ध्वनि आती है। तो बीप वास्तव में लिखित में लोप रूप में आ जाता है। किस आता है? लोप रूप में। वो ऐसा असभ्य शब्द जिसको हम लिख नहीं सकते, लेकिन वाक्य से पता चल जाए कि यहाँ ये असभ्य शब्द आएगा। ठीक है, उन शब्दों को नहीं लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग संबंधित 3 प्रकार से कर सकते हैं हम, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे देखिए आप, पहला प्रकार कैसे करते हैं, देखिए, लिखते समय, देखिए लिखते समय जब कुछ छोड़ना हो यानी रिक्त स्थान करना हो, छोड़ना हो यानी स्थान रिक्त करना हो, रिक्त करना हो, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुना आपने? तो रिक्त स्थान में लोप चिन्ह सामान्यतः आता है, फिर वो वहीं पर आना चाहिए। जैसे कि देखिए, जैसे लिख दिया मैंने यहां पर, मेरा भारत है। अब आपको अपना आप लिखना होगा। इस प्रकार से कर सकते हो। इस प्रकार के प्रश्न भी करते हैं तो ये लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 3 बिंदु बाद छोड़ दिया, अपना रेखांकित, ये क्या हो गया, मतलब रिक्त स्थान छोड़ दिया, इस रूप में। दूसरा, व्यंग्यात्मक शैली में, व्यंग्यात्मक शैली में देखिए, व्यंग्यात्मक शैली बहुत मतलब अलग तरह। मैं तो केवल आपको प्रयोग इसलिए बता रहा हूं ताकि इसका नहीं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। व्यंग्यात्मक शैली हम किसी रूप में दे सकते हैं। कटाक्ष वाली स्थिति में आ सकती है, किसी पे कटाक्ष करना हो, किसी को सीधा कुछ बोल नहीं सकते, आप घुमाकर बोलना चाहते हो, तो चीजों में आप छोड़ सकते हो इसमें आप। और देखिए, सभ्य समाज में, ठीक है, सभ्य समाज में तो को सीधा लिखते हैं, असभ्य
शब्दों को छोड़ने में, जैसे ये मैं नहीं लिखा हूं तो भी चलेगा, ठीक है। मैं जानता हूं, मैं नहीं लिखना चाहता हूं इस चीजों को, क्योंकि मैं सभ्यता के साथ चलता ही नहीं हूं, मैं पूरी तरह से सभ्य चीजें पढ़ाता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि परीक्षा में इस प्रकार से मतलब पूछा नहीं जाता है। परीक्षा में लोप चिन्ह पूछेगा, ये पूछेगा लोप चिन्ह कौन सा है, उसका प्रयोग कब करते हैं। ये 3-4 चीजें लिख दी है, यहां लिख लीजिए आप, बाकी आपको पता चीजें छोड़ने में आता है। हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा, कैसे करें, बार बार पढ़े। एक ही तरीका, मैंने पढ़ने का तरीका बता दिया आपको कि 2 घंटे देना, 1.5 घंटा आपको, ये आधे घंटे में जो पढ़ा है उसको पढ़ो, आधे घंटे में पन्ने पूरे पलट दीजिए आप। आज 10 पन्ने पढ़ लीजिए, कल 10 और पढ़िए, आज 20 पढ़िए, कल 20 और पढ़िए, इस तरह से पढ़िए आप, आराम से याद हो जाएगा। चीजें याद क्यों नहीं आएगी, मस्तिष्क में घर कर जाएगी वो। तो आपका ये लोप चिन्ह हो चुका है। अगला लिखिएगा, लिख लिया आपने। अगला लिखिएगा तुल्यता चिन्ह। अब ये चिन्ह समाप्त हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तुल्यता चिन्ह, और तुल्यता चिन्ह कौन सा है, देखिए बराबर वाले को हम क्या कहते हैं, तुल्यता चिन्ह कहते हैं। बराबर वाले को तुल्यता चिन्ह कहते हैं हम। एक इसका नाम और है, इसे समता यानी समानता, समता बोधक चिन्ह भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं। इसे समता बोधक चिन्ह भी कहते हैं। समता यानी समान, बराबरी बताने वाला। तो साफ सीधी सी बात है, इसका प्रयोग क्या होगा, देखिए इसका प्रयोग बराबरी बताने वाले, देखिए बराबरी, या मैं कह सकता हूं बराबरी बताने वाले या समान अर्थ देने वाले शब्दों के बीच किया जाता है, बीच किया जाता है। जैसे मतलब सामान्य हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए पवन, अब पवन का बराबर अर्थ क्या होगा, पवन बराबर वायु, ये हो जाएगा। बराबरी वाले शब्दों के बीच में करते, ध्यान रखिए, वो समान अर्थ देने वाले, चाहे विच्छेद करने के बाद दे चाहे ऐसे दे, उनके बीच हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पवन बराबर वायु होती है। तो शब्द युग्म वाले जितने भी शब्द आते हैं, देखिए शब्द युग्म वाले, चलिए इसको हटाता हूं, 1 मिनट, हटाना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, रुकिए, अच्छी बात है। जैसे देखिए मैंने लिखा परीक्षा, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा परीक्षा। मैंने एक पुस्तक देखी है बाजार में, ऐसी पुस्तक चल रही है जो अपने आप में प्रखंड विद्वान की, मतलब इस तरह लगता है कि स्थितियां हैं उसमें, मतलब अपना बताया गया है, लेकिन मैंने ऐसे देखिए परीक्षा शब्द वाला लिखा है कि अशुद्ध है। अरे परीक्षा अशुद्ध कैसे हो सकता है, परीक्षा अशुद्ध कैसे हो सकता है, यह परीक्षा शुद्ध है, सब शुद्ध है, ये भी शुद्ध है,
आप इसे अशुद्ध कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है इम्तिहान, जांच, निरीक्षण। ठीक है, जो भी आप कह सकते हो, जांच, निरीक्षण। ठीक है, मैं आदि कर देता हूं, जांच आदि, मतलब जांच, निरीक्षण, कुछ भी आ जाए, ये इसका अर्थ है। तो एक देखिए, आपको इस सब शुद्धि मिलकर ध्यान रखना, यदि आप इस परीक्षा में गलत करके आओगे तो गलत हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जानकारी नहीं होती। मैंने आपको पढ़ाया था कि शब्द युग में आने वाले सारे शब्द क्या है, शुद्ध ध्यान रखिएगा। आप पढ़ते हो ना शब्द युग में समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, मतलब समश्रुत, मतलब भिन्नार्थक शब्द ऐसे पढ़ते आप, सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ क्या निकले, बिन मिले। ये सारे शब्द क्या है, शुद्ध ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, परीक्षा कीचड़, परीक्षा जांच, इस प्रकार के जो शब्द है उनका अर्थ बताते हो बराबर। इनमें किसका आता है? बराबर, तुलित आता है। और आपको नई जानकारी मिल गई। क्या मिल गई? नई जानकारी। इसका प्रयोग संधि में भी कर सकते हैं, किसी वजह से संधि में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान ली मैंने लिखा रामायण, तो मुझे पता है कि मैं बराबर लगाऊंगा। क्या लिखूंगा? रामधन अयन। ये भी एक चिन्ह है। कौन सा? ये। रामधन अयन। मान ली मैं लिखा यहां पर हिमालय, तो यहां पर क्या आएगा? हिमधन आलय। तो ये समान अर्थ वाले हो गए। जैसे मान लीजिए दूसरे, देखिए यहां लिख देता हूं मधुमक्खी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बराबर, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। तो बराबर चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार करते हैं हम, तुल्यता, मतलब बराबर दर्शाने के लिए किससे करते हैं? तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप मेरी सब्सिडी पर प्रश्न में उठाओ, ठीक है, वो कह दिया, मुझे पता है कि मैं ऐसे ही को पढ़ा रहा हूं, और मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो सकती है यदि मेरे एक शब्द एक गलत जाने से। तो मस्त रहिए आप, जो पढ़ाऊंगा बिना तथ्य, ठीक है, बिना तथ्य कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, सब कुछ तथ्यात्मक चलेगा। आपके सामने पढ़ा, इसको परीक्षा गलत कहते हैं। तो शब्द युग में क्यों लिखते हो आप? जिन पुस्तकों ने परीक्षा गलत बता रखा है, उन पुस्तकों ने कीचड़ लिख रखा आगे, शब्द युग में अर्थ लिख रहा है, मतलब पता ही नहीं क्या लिख रहे हैं, मतलब ये पता नहीं चलता सब्सिडी है क्या। मैंने आपको सब्सिडी पढ़ाई है, मतलब मैंने मेरे ज्ञान की आधी पढ़ाई, मैंने आपको पूरी नहीं पढ़ाई है, क्योंकि ऐसा ही तक ही पढ़ाई है। ठीक है, तो आपको संभव इतनी पढ़ाई है, और वो सफिशिएंट है, जहां मैं जानता हूं। लिख लिया आपने? इसके बाद लिखिए आवर्ती चिन्ह, लिखिएगा आप। इसके बाद लिखिएगा आवर्ती चिन्ह। एक बात सुनिएगा, सब्सिडी में जो शब्द आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है, वो तथ्यात्मक जानकारी है। अब आपको इस जो मैंने पढ़े, इनके अलावा कोई बात आपको कोई पढ़ी जाती है, कोई पढ़ी जाती है, तो वो गलत होगी। ठीक है, मतलब कोई बता दे कि किस शब्द को मैंने सही बताया और किसी ने गलत बता दिया, तो मत पढ़िएगा उससे। आप जो पढ़ा दिया वो सही है। फिर भी आपको नहीं मानना है तो आपकी किस्मत है, आप निर्णायक नहीं है। देखिए आवर्ती चिन्ह क्या होता है, देखिए आवर्ती चिन्ह ये होता है,
यह आवर्ती चिन्ह है। इसे पुनरुक्ति, इसे पुनरुक्ति चिन्ह और अनुवृत्ति चिन्ह भी कहते हैं। पुनरुक्ति चिन्ह और अनुवृत्ति चिन्ह भी कहते हैं। इसे पुनरुक्ति चिन्ह और अनुवृत्ति चिन्ह भी कहते हैं। किसको? आवर्ती चिन्ह को। लिखिए आप, बहुत आसान है। देखिए आवर्ती चिन्ह कब आएगा? सामने देखिए, कोई बात ऊपर लिख दी जाती है और उसको वापस लिखना हूबहू, तब हूबहू नहीं लिख करके क्या लिख देते हैं? आवर्ती चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। वह मेरे आगे आगे चल रही थी। क्रियाविशेषण है ही नहीं, इसमें संबंध सूचक है। इसमें क्रियाविशेषण है ही नहीं, संबंध सूचक है। लिखे भाई आप, इसे पुनरुक्ति चिन्ह और अनुवृत्ति चिन्ह भी कहते हैं। किसको? आवर्ती चिन्ह को। आगे लिखिए, इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब ऊपर लिखी किसी उक्ति यानी कथन भी कह सकते हो, किसी उक्ति या शब्द को ठीक उसी के नीचे हूबहू। देखिए आपके लिए एक शब्द आ रहा है, ध्यान, शब्द शुद्धि का शब्द ध्यान रखिएगा। हूबहू लिखना हो। जैसे देखिए यह भी शब्द लिख देना, हूबहू शब्द शुद्धि का एक अच्छा शब्द है। दोनों मुंह बड़ा आता है, दोनों तरफ ऊ बड़ा आता है, ध्यान रखिएगा। और बीच में योज चिन्ह आता है। हूबहू लिखना होता है। कोई भी शब्द देख लीजिए आप, उक्ति देख लीजिए, कुछ भी हो उसमें, उससे जैसे ये अच्छा है, देखिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। और अब आगे मैंने क्या कर दिया? लोप चिन्ह लगा दिया। अब आपकी मर्जी है वो लिख लेना। मेरा काम है पुनरुक्ति चिन्ह को, मतलब इसको पुनरुक्ति चिन्ह को पढ़ाना। अब आपको वापस लिखना हो तब बिल्कुल आप लिख सकते हो। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ठीक है, और मैं वापस चाहूं तो लोप चिन्ह लगाऊं, चाहे मैं पुनरुक्ति चिन्ह लगाऊं। यह है पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग। सरल है, दूसरा कोई रूप ही नहीं है, उसका तरीका ही नहीं है, एक ही प्रकार है उपयोग करने का।
चाहे शब्द हो चाहे पूरा वाक्य हो, शब्द हो चाहे पूरा वाक्य हो। अब वर्तमान के स्थान पर आपने क्या लिख दिया, पूर्व लिख दिया आपने। देखिए ध्यान रखिएगा, लेखन कार्य में आवर्ती चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल कम किया जाता है ऐसा मानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हुबहू कोई बात लिखनी हो दो तीन, तब बिल्कुल आवर्ती चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। गलत कोई नहीं कर सकता इसे, ठीक है, इसे गलत कोई नहीं कर सकता। अगला लिखिए तिर्यक चिन्ह। तिर्यक चिन्ह कौन सा है, ये तिरछा चिन्ह है, ठीक है, तिरछी रेखा आती है ऐसे, ये चिन्ह है। देखिए इसे विकल्प चिन्ह भी कहा जाता है, इसे विकल्प चिन्ह भी कहा जाता है, चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग यानी इसका प्रयोग तब किया जाता है, इसका प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है जब तब किया जाता है जब किन्हीं दो अथवा अधिक, किन्हीं दो अथवा अधिक शब्दों या वाक्यांशों में से किसी एक को चुनना हो, किसी एक को चुनना हो, ये लिखे आप। मतलब दो अथवा अधिक, ठीक है, वाक्य शब्द कुछ वाक्यांश शब्द आ जाए, उनमें से किसी एक को चुनना हो तो हम बीच में क्या लगाते हैं, तिर्यक चिन्ह लगा देते हैं। लिखे आप। कुछ कहते हैं कि जहां या हो वहां पर तिर्यक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो, या हो तो तिर्यक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। तो यह है आपके तिर्यक चिन्ह। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जो कम खर्च करता हो, अब आप क्या लगाओगे, जो कम खर्च करता हो, क्या लाएंगे, मितव्ययी।
लिख दिया आपने। दूसरा एक और लिख सकते हो तिरछे चिन्ह लगाकर, यह भी लिख सकते हो कंजूस। ठीक है, दोनों में से एक चुनना होगा आपको, एक बताना हो। कुछ कहते हैं कोमा लगा दो, ठीक है, कुछ कहते तिरछी दोनों, मैं कहता दोनों में से एक चुनो आप, कुछ कहते हैं यहां कोमा भी लगा दो। अब अलग अलग प्रयोग हो सकता है। एक और लिखिए अवग्रह चिन्ह। बस अब तो पूरे हो ही गए होंगे। अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह कौन सा? देखिए अवग्रह चिन्ह वास्तव में यह है, ठीक है, यानी एस लिखोगे इस तरह से लिखा जाता है, एस की तरह। और कुछ पुस्तकों में इस तरह लिखा रखा, कौन सा? यह वाला। दोनों में जो मर्जी हो। हिंदी का 3, देखिए हिंदी का 3 अंक, हिंदी का 3 अंक, या इस तरह से एस की तरह लिखते हैं। इसे दीर्घ उच्चारण, इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी कहते हैं, इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी कहते हैं। कहते हैं। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग इसका प्रयोग पुकारने, चिल्लाने, रोने, अथवा शास्त्रीय संगीत आदि में, शास्त्रीय संगीत आदि में किसी वर्ण विशेष पर, किसी वर्ण विशेष का दीर्घ उच्चारण करने में, दीर्घ उच्चारण, ठीक है, दीर्घ विशेष का दीर्घ उच्चारण, रुको वर्ण के दीर्घ उच्चारण के संकेत में, संकेत में किया जाता है, किया जाता है। जैसे अब जैसे क्या करें, आपको तो पता ही है कैसा उच्चारण है इसका। जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो, ओम लिखना हो, ठीक है, तो अब ओ पर क्या करोगे? ओ वर्ण है, इसको दीर्घ उच्चारण लोगे आप इसका, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ओ, मतलब अंत में म की ध्वनि नहीं की बराबर, इससे हलचिन्ह लगा देते हैं इसमें। अब ओम को ऐसे लिख सकते हो, और तिरक चिन्ह लगा रहा हूं, देखिए तिरक चिन्ह का प्रयोग भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ओम ऐसे लिखिए, चाहे ओम को आप ऐसे लिखिए, आप ये इस पर रेखा नहीं खींच जाती है, अग्र चिन्ह पर रेखा नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्या है? उच्चारण है। अब मान लीजिए इसका प्रयोग और शास्त्रीय संगीत में कर सकते हो। जैसे देखिए अब लिखना हो सा,
तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो सा रे गा म, ठीक है, प, ठीक है। इस तरह से आप करोगे तो ये मतलब इसको हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं, इस रूप में प्रयोग किया जाता है। लिखिए आप इसे। लिख लीजिए आप। देखिए, दूसरों में गलतियां निकालने वाले को पूरे दिन उसको छिद्रान्वेषी बोलते हैं। जो दूसरों में गलतियां निकालते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। शिक्षक काम होता है पढ़ाना, विद्यार्थी को ना पढ़ना। दोनों रास्ते भटक जाएंगे तो मान कर चलिए आप, मत भटकिए आप। और एक बात आपको बोलता हूं, और ये 700 सत्य है, पढ़ने वाले कभी बोलते नहीं है, वो चुपचाप पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले कभी ज्यादा बोलते नहीं, उनको पता है कि टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है पढ़ते रहो। इसलिए जब सिलेक्शन होता है ना, तो बिल्कुल जो ज्यादातर वही विद्यार्थी निकलते हैं जो गुमसुम रहते हैं कक्षा में, बिल्कुल अपना काम, अपने काम से काम रखते हैं, कोई पंचायत नहीं रखते हैं, वे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो एक ही अपनी ऊर्जा को एक ही जगह लगाते हैं, लक्ष्य भी एक होता है, ऊर्जा एक लगाते हैं। क्या चल रहा दुनिया में उनको कोई मतलब नहीं होता है। आपको वही बनना पड़ेगा। ठीक है, लिख दिया आपने। इसके बाद लिखिएगा एक और है टीका सूचक। टीका सूचक चिन्ह। देखिए, आजकल इस चिन्ह को पता क्या बोलते हैं? ठीक है, हम इसको अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, वर्तमान में इसे फुटनोट चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटनोट मार्क। इसे फुटनोट मार्क भी कहते हैं। मार्क भी, मार्क भी कहते हैं। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसी पुस्तक या किसी पुस्तक या अध्याय संबंधी, किसी पुस्तक या अध्याय संबंधी अध्याय संबंधी कोई सूचना देने या स्रोत बताने आदि में
तत्संबंधी देखिए तत्संबंधी शब्द की दाईं ओर पर, इसका प्रयोग किसी पुस्तक या अध्याय संबंधी कोई सूचना देने या स्रोत बताने आदि में तत्संबंधी शब्द की दाईं ओर पर किया जाता है तथा तत्संबंधी शब्द से संबंध सूचना आदि उसी अध्याय, देखिए उसी पृष्ठ या अध्याय के अंत में उसी टीका सूचक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। चिन्ह के साथ लिखी जाती है। जस्ट देखना, मैं ऐसे लिखा मैंने उद्देश्य मेवाड़ के महाराणा रहे थे कर दीजिए आप। रुको हुए थे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहां कोई सूचना देनी हो, ऐसा किया जाता है। अब क्या कि बीच में कोई बात बताई नहीं जाती है। अब मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया एक, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया एक। अब इस एक को क्या करूंगा, नीचे यहां से लिख सकता हूं मैं पुस्तक है, मैंने यहां बिंदु एक लिख दी यहां पर, ठीक है, लिख सकता हूं ये वही, देखिए ये वही उद्देश्य है थे जिनकी जीवन रक्षा पन्नाधाय ने की थी। मतलब अब मैंने ये जो बात लिखी है यहां पर ये वाली, ठीक है, ये फुटनोट में इसलिए लिखी है कि अब आपको ये बात अलग से यहां लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां स्टार लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी चिन्ह लगा सकते हो। चिन्ह कौन सा है, देखिए स्टार भी लिख सकते हैं आप, एक भी लिख सकते हो आप, यहां पर स्टार भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप एच भी लगा सकते हैं, और आपको लगता है कि कोई और चिन्ह लगाना चाहिए तो एस चिन्ह भी आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये टीका सूचक चिन्ह है जो शब्द के यहां लिखा जाता है। इसका मतलब है कि इससे संबंधित जानकारी है वो कहीं यहां लिखी है या ठीक अध्याय के अंत में लिखी होती है। अध्याय के अंत में खोलते हैं, कई बार नंबर लिखे होते हैं और कई बार वही लिखा होता है। तो ये चीजें आपको समझने वाली है, समझने वाली है।
लिखिए आप इसे। लिख लिया आपने? देखिए, टॉपिक में मेरे अनुसार शुरू करूंगा। आप अपनी ऊर्जा को खत्म ना करें बेकार में। आपको लगता है कि आज का चीजें कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक दो विद्यार्थी के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंतिम है विराम चिन्ह और लिखिए इसे इतिश्री चिन्ह। इतिश्री चिन्ह। पता, मैंने एक विराम चिन्ह नहीं पढ़ाया, जानते हो कौन सा? पूरा अल्प विराम नहीं पढ़ाया मैंने आपको, वो आप खुद पढ़ लेना, वो हर जगह लिखा मिल जाए आपको। कौन सा अल्प विराम? इतिश्री कौन सा होता है? देखिए, इतिश्री में तो कोई भी चिन्ह लगा सकते हो, सामान्यतः ये चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे समाप्ति चिन्ह भी कहते हैं, इसे समाप्ति चिन्ह भी कहते हैं। चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी अध्याय अथवा ग्रंथ की समाप्ति पर किया जाता है। ठीक है। और ये लीजिए आप, यह समाप्त होगा अध्याय। लिख लीजिए भाई आप। एक मैंने आपको नहीं पढ़ा है, कौन सा? अल्प विराम, वो आप खुद पढ़ें। देखिए, हमारा नया विषय शुरू हो रहा है पर्यायवाची, ठीक है। नया विषय शुरू हो रहा है पर्यायवाची, तो ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। नया विषय लिखिएगा पर्यायवाची। देखिए, पर्याय शब्द या पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही नाम है। पर्याय शब्द या पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही नाम है। लिख लिया आप इसे। कि अल्पविराम आप किसी पुस्तक से देकर पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी आपको पुस्तक मिले उसमें से अल्पविराम पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उस अल्पविराम को कोई गलत नहीं करेगा,
ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि उसके इतने सारे प्रयोग हैं, मतलब कम से कम यदि मैं 1 घंटा क्लास चलूँ ना अल्प विराम पर तो भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, मान कर चलिएगा आप। तो वो समय मेरा मूड नहीं उसको पढ़ाने का, और ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा में प्रश्न आएगा भी तो कोई विद्यार्थी गलत नहीं करता। एक बार आप सर से देख लेना, जो पढ़ाने योग्य होंगे मैं उसी पर पढ़ाऊंगा। फिर भी आप एक बार देख लेना अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, देखिए पर्याय शब्द या पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही नाम है। ये नाम आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे पर्याय शब्द, हाँ ये इसका कौन सा पर्याय है, मतलब समान अर्थ देने वाला। इन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए। एक और नाम है कौन सा, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द। अब तीनों में से आपको जो भी मिले उस नाम का क्या कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए आप। ये कौन सा है, समानार्थी शब्द है। तो पर्याय शब्द बोलिए, पर्यायवाची बोलिए, या समानार्थी। शब्दों को ठीक सुन लेना। पर्यायवाची आपको पता है, समानार्थी देख लेना। आपके पाठ्यक्रम में दे रखा होगा, मान लीजिए समानार्थी देगा तो यही देना। परीक्षा में समानार्थी पूछ ले तो यही उत्तर दीजिएगा आप। ठीक है, पर्यायवाची का ही उत्तर देना आपको। ठीक है, इधर देखिए आप। देखिए मुझे जिसकी जानकारी है मैं पढ़ा दूंगा। मेरी हिंदी की जानकारी, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आपको किसी और विषय के बारे में जानना हो तो उन विषय अध्यापक से पूछिए आप, वे आपको ठीक से बता पाएंगे। अब वो करंट कितना पढ़ना है तो कुमार गौरव से पूछिए, आपको वे बता पाएंगे ठीक से आपको, मैं नहीं बता पाऊंगा ठीक से। ठीक है, जिस विषय की मुझे जानकारी है मैं उसी पर बात कर सकता हूँ, उसी पर बता सकता हूँ। लिख लिया आपने, तरीका सुनिएगा, मेरे लिए भी थोड़ा कठिन काम होगा। एक पहला विषय है, ठीक है, जिस पर मैं भी थोड़ी सामग्री लिख कर लाया हूं। ठीक है, कारण ये है कि मतलब मैं आपको पढ़ने का तरीका सिखा सकता हूं। किस पर, पर्यायवाची। कोशिश करते हैं हम, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब आपको मतलब उसके प्रति आकृष्ट करूंगा मैं। ठीक है, कि पर्यायवाची ऐसे पढ़ सकते हैं, आपको मजा आएगा। शुरुआत में आपको लगेगा काफी बोरिंग लगेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं है, ठीक है, कि पर्यायवाची शब्द क्या अर्थ हो सकता है कि देखिए एक शब्द के कई अर्थ निकल सकते हो, तो पर्यायवाची को हम अनेकार्थक शब्द के साथ जोड़कर भी पढ़ेंगे। अब आपके पाठ्यक्रम में अनेकार्थक नहीं है, पर पर्यायवाची है, वो अनेकार्थक से उठा करके आपके शब्द के पर्यायवाची में दे सकता है। स्वतंत्र ध्यान रखिएगा। तो काफी मतलब हम कह सकते हैं विस्तृत विषय में आता कौन सा, पर्यायवाची, समान अर्थ वाला शब्द है। अब आरपीसी ने आज तक किस प्रकार के प्रश्न किए, मैं केवल आपको उन्हीं के आधार पर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे हमारी परीक्षा, ठीक है, और जैसा प्रश्न आता है वैसा उत्तर जाना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। किन्हें, पर्यायवाची को। देखिए सबसे पहले आपको एक पर्यायवाची पढ़ाता हूं, कौन सा, पुत्र। यह पर्यायवाची आप याद रखिएगा, बहुत सारे पर्यायवाची पढ़ने में ये काम आएगा। अभी जो मैं आपको पर्यायवाची पढ़ाने जा रहा हूं, इन पर्यायवाची को आप पढ़ते रहेगा। ठीक है, आपको याद करने होंगे और 2-3 तरीके हम याद करने होंगे। अब पुत्र के लिए मैं आपको 2 प्रकार के पर्यायवाची 2 क्रम में पढ़ा रहा हूं। एक तो यह कि देखिए पहला क्रम तो यह है कि यह आपको याद रखना ही होगा। दूसरा क्रम यह है कि आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना होगा। पहला क्रम तो इसलिए कि आपको अगले पर्यायवाची पढ़ने के लिए याद रखना होगा। दूसरा यह है कि परीक्षा में प्रश्न आ जाए इसके लिए याद रखना होगा। पहले वाला क्रम इसलिए बता रहा हूं मैं पुत्र ने 2 क्रम, कि पहले वाला पर्यायवाची जो यहां मैं पढ़ाने वाला हूं, ये पर्यायवाची और शब्दों के साथ जुड़ करके नए पर्यायवाची बना देंगे, मतलब नए शब्दों के पर्यायवाची बना देंगे। ठीक है, तो अभी हो सकता है कि आपको पढ़ाया नहीं है तो समझा रहा हूं, 2-4 ऐसे हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे केवल। उसके बाद में हम रचना करेंगे पर्यायवाची की। पर्यायवाची पढ़ना कैसे आपको, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं शंकर भगवान के जितने पर्यायवाची है मैं इस कक्षा में खड़े खड़े आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, सूर्य कितने पर्यायवाची, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रटना छोड़ दीजिए आप, विषय को रटना, क्योंकि आपने हिंदी कभी इस पेन को उठा के नहीं पढ़ी है, दिक्कत ये है। और मेरे सामने सबसे ज्यादा अभी तक पढ़ाते समय यही प्रश्न आया था कि पर्यायवाची कैसे पढ़ें। ठीक है, तो मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि जो पढ़ाऊंगा उनमें से बाहर नहीं जाएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, रास्ता आपको चलना पड़ेगा, लेकिन जिस विषय को पढ़ेंगे, जिससे संबंध पर्यायवाची पढ़ेंगे, उसके संबंध पूरे पढ़ेंगे। चाहे मैं आपको 10 पढ़ाऊं, चाहे 20 पढ़ाऊं, चाहे 30 पढ़ाऊं, चाहे 40 पढ़ाऊं, कोशिश करूंगा कि आपको अधिकतम पढ़ाया जाए।
पर फिर भी नहीं पढ़ा पाए, जहां तक मेरी पहुंच नहीं होगी उसके बाद मैं आपके हवाले कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर विषय को हमें खुद ही पढ़ना होगा। जैसे पुत्र शब्द का पर्यायवाची है, तो देखिए सुत ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा कि सुत का अर्थ क्या होता है, पुत्र होगा, ठीक है। सुत है, तनया है, तनुज, आत्मज, ये किसके हैं, सुत के पर्यायवाची हैं, जो ये आपको याद ही रखने होंगे, ठीक है। सुत, तनय, तनुज, आत्मज, एक और रखना होगा आपको, नंदन। ये इसलिए रखने होंगे कि ये पर्यायवाची, ये पुत्र के पर्यायवाची किसी और शब्द के साथ जुड़कर किसी और का बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आगे पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ये तो आगे किसी पर्यायवाची में काम आने, आपकी समझ विकसित करने वाले पर्यायवाची में काम आने वाले, कौन से, ये वाले। अब इसके नीचे जो लिखा रहा हूं, ठीक है, वे कौन से हैं, वे आपको याद रखने वे वाले हैं। जैसे देखिए तनु, देखिए ऊ बड़ा है तो तनु का अर्थ क्या होता है, पुत्र होता है। यहां पर एक शब्द युग्म आ गया आपके लिए, देखिए तनु में ऊ छोटा है तो अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है पतला, और तनु में ऊ यदि बड़ा आ गया तो अर्थ क्या आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा। ये शब्द युग्म में ध्यान रखिएगा। अब कोई व्यक्ति कह दे कि तनु ये सही है, मैंने शब्दशुद्धि जो पढ़ी है ना, शब्दशुद्धि में सबसे ज्यादा दिक्कत कहां हुई है, वहां ये पढ़ी ये तनु सही है और ये तनु क्या है, गलत है। अरे भैया गलत कैसे है, शब्द को गलत कैसे कर दिया आपने कि गलत है, तनुमु छोटा था। अरे तनुमु बड़ा आने से अर्थ निकल जाएगा पुत्र, सही होगा बिल्कुल शब्द। तो शब्द को गलत कब करते हैं, जब उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तब हम क्या करते हैं, शब्द को गलत करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपके, या आपने मात्रा गलत लगा दी, ठीक है, या कोई नया व्यंजन लेकर आ गए, ठीक है, या आपने स्वर नहीं होना चाहिए आ गया, ठीक है, तब शब्द को क्या करते हैं, गलत करते हैं। जैसे देखिए त्योहार लिखना हो, अब त्योहार में ओ ही आएगा। अब यदि आपने गलती से दो मात्रा लेकर आ गए तो हम कहेंगे यह शब्द क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। और मान लीजिए त्योहार दो लाने से, मात्रा दो लाने से, सुनना, जैसे देखिए एक पुस्तक में और गलती है, सुनना आप, जैसे ये लिखा है गौतम, ठीक है, क्या लिखा है, गौतम लिखा हुआ है। अब गौतम, देखना मजा, देखना आप किताबों का, गौतम ये भी सही है, गौतम ये भी सही है। अब आप कहोगे सब गौतम लिखा है, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें पढ़िया के बाजार में जो कहती है कि ये गौतम सही है, गौतम गलत है। हो सकता है कि मुझे भी जानकारी नहीं हो, भाई मैंने तो पढ़ा है, एक एक शब्द को ठीक से पढ़ा, तब जाके पता चला अरे यार ये बात है कि इसमें। अब सुना, वामन शिवराम आपके शब्दकोश में इस गौतम को भी सही बता रखा है, इस गौतम को सही बता रखा है, और इस गौतम से ही क्या कर रखा है, इस गौतम शब्द के साथ ही अप्रत्यय लिखने पर किसकी रचना बताई है, गौतम की बताई है। मेरी बात आई आपके समझ में, नहीं आई? जैसे देखिए वसुदेव भी क्या है, सही है, और वासुदेव भी क्या है, सही है। तो अब यहां पर इसको गलत कर दो आप, नहीं कर सकते हैं। इसे देखिए भगीरथ भी क्या है, सही है, और भागीरथ भी क्या है, सही है, ठीक है, अप्रत्यय लगने पर बनता है। तो ऐसी स्थितियां बहुत होती है। अब इन शब्दों को गलत नहीं कर सकते हैं। उठाइए अपनी पुस्तक और देख लीजिए, जाइए घ पर देख लीजिए गौतम, आपको ये गलत लिखा मिलेगा, जब ये गौतम क्या है, सही है। भाई गौतम बिल्कुल सही है, गौतम सही है, गौतम सही है। तो हम शब्द रचना नहीं जाऊंगा, तो शब्दों को गलत पढ़ना सही पढ़ना आपको बहुत ठीक से पढ़ा रखा मैंने, क्योंकि आज शब्दशुद्धि के पता नहीं बहुत सारे प्रश्न आए विद्यार्थियों के, ऐसा कहां कैसा हुआ मुझे जानकारी नहीं है, ना आपने मुझे बताया, लेकिन अच्छे खासे प्रश्न आ गए शब्दशुद्धि के। मतलब हो सकता है कोई गलत पढ़ा रहा हो, मैंने आपको पुस्तकों को स्रोत बता दिए। देखिए तनु, ये आपको ध्यान रखना होगा, तनु वल्द यानी पुत्र है। एक रुकिए, तनु और देखना सुनु, सुनु का अर्थ क्या होता है, पुत्र होता है, वल्द पुत्र होता है, ठीक है। और सुवन का अर्थ भी क्या होता है, पुत्र होता है। अब देखिए देखा जाए तो औरस का अर्थ भी क्या होगा, पुत्र होगा, और जारज का अर्थ भी क्या होगा, पुत्र होगा। पर हो सकता है कुछ लोग इस जारज को पुत्र का पर्यायवाची नहीं माने, हो सकता है, लेकिन है तो पुत्री, है तो पुत्री। हाँ, अब कुछ कह रहे हैं कि मतलब बेटा
मतलब इस तरह से, ठीक है, लाडला, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लालन, ये आप लिख लेना, ठीक है। मैं इसमें नहीं पढ़ाने वाला हूं। आप जानते हैं शब्द विशेष पढ़ाऊंगा, घर परिवार में बोल जाना शब्द मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पर कचरा नहीं पढ़ना, ध्यान रखिएगा। आप जानते हो ना, आपको क्रीम उठा के पढ़नी है, आपको समय नहीं, ध्यान रखिएगा। आप लिखते हो कि पुत्र के पर्यायवाची, कोई किताब जरूर लिखनी है, लालन, बेटान, और पता नहीं क्या क्या लिखता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ऐसे मत लिखिए आप, जो आपको जानकारी हो। जैसे एक कमेंट आया, क्या लिखा, लालन, पूतन, बेटान, लड़कान, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लिख लो, मत लिखिए आप, जब आपको पता है मत लिखिए आप। मैं जानता हूं इस चीज के लिए, तो हमें छंटनी करनी भी आनी चाहिए, लिखिए आप। तो ध्यान रखना, केवल वे ही मतलब पर्यायवाची पढ़ने हैं जो आपको नहीं आते हैं, जो आते हैं कट करिए उसको, मतलब काट दीजिए किताब में से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किताब अगली बार नहीं लेकर आ जाएंगे, गाइड थानेदार बन जाएंगे तो 4 किताब लेकर आएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं बने तो नहीं लेंगे, बन गए तो जरूरत नहीं है, काट दीजिए। आपको लगता है कि कोई शब्द आपको आता है तो काट लीजिए। चलिए अब मैं विषय पर आता हूं, हम बातचीत नहीं करेंगे और विषय की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आपको पुत्री का पर्यायवाची पढ़ना हो तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं होने वाली है, कैसे नहीं होगी? क्रमांक 1 को देखिए आप, और क्रमांक 2 देखिए। पुत्र का पर्यायवाची पढ़ लिया ना, पुत्री का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक आपको पढ़ना होगा केवल कौन सा, देखिए, दुहित्री पूछ ले तो पुत्री होता है, और इसी को हिंदी में इस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, किसमें, दुहिता। दुहिता और दुहित्री दोनों पुत्री है। वैसे हिंदी में यही शब्द कौन सा प्रचलन में, ध्यान रखिएगा। मैं तो इसलिए बता रहा हूं, कई बार क्या होता है कि परीक्षा ऐसा दे सकता है, ऐसा दे सकता है, क्योंकि उस प्रश्न में ऐसे स्थिति आई है कि शुद्ध तत्सम शब्द दिए उन्होंने, ठीक है, जो हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है वे शब्द दे रखा है। पिछली बार ऐसा ही के अंदर, पिछली बार ऐसे ही थी, उसमें ऐसी स्थिति दे रखी थी। अब यदि आपको पुत्री का पर्यायवाची लिखना हो, एक याद रखे केवल, यहां के त्री को ता, ये याद रखिए कौन सा, ताला, दुहिता यानी पुत्री होता है, ठीक है। दोहित्र और दोहित्री अलग होता है, ध्यान रखना। अब देखिए, दुहित्री के साथ में अ प्रत्यय लगेगा तो दोहित्र बनेगा, यानी पुत्री का पुत्र, और ई प्रत्यय लग जाए तो भाई देखिए आप कैसे होगा, इसको ऐसे देखिए, यदि मान लीजिए दुहित्र शब्द के साथ में, दुहित्री के साथ में यदि आप अ प्रत्यय का प्रयोग करते हो तो क्या बनेगा, दोहित्र बनेगा, मतलब पुत्री का पुत्र बन जाएगा। और ई प्रत्यय का प्रयोग करते हो तो दोहित्री बन जाएगा, मतलब पुत्र की पुत्री बन जाएगा। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, संबंधवाची शब्दावली में पढ़ाऊंगा। किस पढ़ाऊंगा, संबंधवाची में पढ़ाने वाला हूं, संबंधवाची में सारी बातें काम आने वाली है। दूसरा, अब आपको दूसरा ये लिखना है कि पुत्र का पर्याय, देखिए, पुत्र का पर्याय धन स्त्रीलिंग प्रत्यय, पुत्र के पर्याय के साथ में आप स्त्रीलिंग प्रत्यय का प्रयोग करोगे, ठीक है, किसका बन जाएगा, पुत्री का पर्याय बन जाएगा। स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन से होते हैं, यह बात भी ध्यान रखना यहीं पर कक्षा में, ठीक है, ध्यान रखना। स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन से, आगे बहुत सारा काम आएगा, मैं अलग से लिखाने वाला नहीं हूं। तो आपको स्त्रीलिंग प्रत्यय में यह पढ़ना होगा कि एक आ स्त्रीलिंग प्रत्यय है, ठीक है, दूसरा ई स्त्रीलिंग प्रत्यय है, ठीक है, और तीसरा एक प्रत्यय लीजिए कौन सा, इनी, स्त्रीलिंग प्रत्यय के रूप आते हैं। आप पुल्लिंग शब्दों के साथ भी लगता है, मैं ये नहीं कहूं नहीं लगेगा, बिल्कुल लगता है, पर यहां पर हमारा संबंध है कि स्त्रीलिंग प्रत्यय आपको पर्यायवाची के संदर्भ में यहां पर स्त्रीलिंग प्रत्यय के रूप में लेंगे। उदाहरण देखना, ये आपके पास में क्या मिल गया, सूत्र के रूप में मिल गया, ये आपको ध्यान रखना है। एक शब्द के अलावा सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, छोड़ दीजिए बाकी सब कुछ। क्यों, अब ये जो लिखा ना पहले वाला, ये मैंने आपको अलग इसलिए कहता कि सुत, सुत यानी पुत्र, आप प्रत्यय लगाइए, सुता यानी पुत्री बन गया। तनय यानी पुत्र, आप प्रत्यय लगाइए, तनय यानी पुत्री। तनुज यानी पुत्र, आप प्रत्यय लगाइए, तनुजा यानी पुत्री। आत्मज, आप प्रत्यय लगाइए, आत्मजा, क्या बनेगा, पुत्री। और नंदन के साथ में इन्हीं प्रत्यय लगाइए, नंदिनी, क्या हो जाएगा, पुत्री। अब आप कहोगे कि ई कहां गया, बेटा, ई लगाइए, बेटी, ठीक है। लाल, ई लगाइए, लाली। लाली से मुझे याद आया कि मैं एक कहीं जगह रह रहा था, उसमें मेरे पड़ोस में एक उड़ीसा का मतलब उड़ीसा का एक परिवार रह रहा था।
बच्चों को लाल लाली बोलते थे, बच्चा है तो लाल बोलते थे, बच्ची है तो लाली बोलते थे वो, ठीक है। तो मैं आपको ये कह देता हूं कि बहुत से पूरे भारत में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब उड़ीसा का व्यक्ति बोल रहा है लाल लाली, तो सोच लीजिए हिंदी में तो बोला जाता है वैसे भी। लिखे आप, गौतम मिल गया आपको? गलत मिल गया ना, यही तो बात है। अरे मैं तो बताता नहीं हूँ गलतियों को, 500 गलती बता सकता हूँ, 501 नहीं 500, ठीक है। सप्तशुद्धि में तो मुझे लगता है 10 बार गलतियां मिल जाएगी, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, मैंने तो ध्यान नहीं दिया था, बहुत टाइम पहले पढ़ी मैंने चीज़ें। और तो मुझे पता है कि मैं ऐसे बाजार में चलने वाली किताब तो पढ़ता ही नहीं, देखता ही नहीं उनको। भैया मुझे 8 साल लगे किताबें पढ़ने में, हिंदी को बहुत समय लगा। अभी भी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है, पता आपको, बहुत सारी त्रुटियां होती है, भाषा है, त्रुटि हो सकती है, संभव है, पर लिखित रूप में करें हम, नुकसान करते हैं विद्यार्थियों का, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं होता, ध्यान रखना हमेशा। इसलिए मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि उस पुस्तक में पढ़े, पुस्तकें पढ़िए आप, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो देखिए, जिस प्रकार पुत्र का प्रयोजन पढ़ने के बाद पुत्री का प्रयोजन आसान हो गया, आपको केवल क्या पढ़ना होगा, ये पढ़ना होगा, ये हो गया पूरा, ठीक है। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुत्री के बाद में एक पर्यायवाची आप पे काम और आएगा, और वो है स्वामी का पर्यायवाची। ध्यान रखिए, ये भी काम आने वाला, आगे बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाला होगा। अभी मैं 3-4 पर्यायवाची काम आने वाला बता रहा हूं, केवल स्वामी के पर्यायवाची पढ़िए आप, ठीक है। और स्वामी के पर्यायवाची में आप 2 प्रकार से पढ़िए, 2 क्या, इनके 3 प्रकार पढ़ा दूं मैं आपको, याद हो जाएगा आपको। देखिए, पति, नाथ, पाल, पाल क्या आ जाएगा, प भी आ जाएगा, रुकिए, प, पाल, पालक, ईश, ईश्वर, ईश ईश्वर, और देखिए इंद्र, इंद्र, वल्लभ। ये सारे आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि ये सारे काम आने वाले, आगे ध्यान रखना, ये सारे काम आने वाले होंगे। कांत, कांत, रमण, राज, और सबसे महत्वपूर्ण है ये कि प्रिय, पति का पर्यायवाची रखना है। अब पति देव को कितने नाम से बुला सकते हैं आप, चाहे उतने नाम से बुला सकते हैं, भंडार है आपके पास नाम का। स्वामी मत बोलिएगा आप ठीक है, बहुत पुरानी मत जाइए, रामायण महाभारत में जाना, इतना जाइए, ठीक है। नाथ मत बोलिए। अब आपके बोलने वाले शब्द मैं बता दूं आपको, ठीक है, अच्छे वाले शब्द मिलेंगे आपको। ये तो क्या है कि अब एक काम आने वाला, सारे के सारे काम आएंगे। क्रमांक 1 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, ठीक है। क्रमांक 1 आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। अरे कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं तात भी होता है क्या, तो लिख लीजिए तात, क्या फर्क पड़ेगा, लिख लीजिए। पर तात देखिए, आप यदि तात लिखना चाहोगे तो तात का देखिए अर्थ ये होगा, तात का मतलब पुत्र भी होता है, तात का मतलब, ठीक है, बड़ा भाई भी होता है। बड़े बुजुर्गों के लिए सब ध्यान रखना है,
इसके लिए शब्द होता है, मतलब अलग शब्द है तात। इसको हम अनेकार्थ में पढ़ेंगे, इसको मैं अलग से पढ़ूंगा आपको अनेकार्थ, अभी यहां पर नहीं। प्रिय, ये लिखिए आप। अब आपको कौन से याद रखना है, आप ये रखना है, देखिए बर्ता, अब बैंगन का या पत्ती का वो देख लीजिए आप, ठीक है। बर्ता, बरतार, ठीक है, और बालम। अब बलमा मत बोलिएगा, ठीक है, बालम बोल दीजिए, काम चल जाएगा इसके। बालम। एक और देखिए, वारयिता, ये स्वामी के निपत्ति के पर्यायवाची माता है, वारयिता। एक और हमने पढ़े आर्यपुत्र, पता ये कौन बोलते हैं आर्यपुत्र, आपने देखी होगी महाभारत, तो पता होना चाहिए आपके, आर्यपुत्र बोला जाता है बार बार, ठीक है। तो आर्यपुत्र पति को कहते हैं, तो इसका मतलब आप सब आर्यपुत्र हैं, बिल्कुल आप आर्यपुत्र हैं, तो अपने आप को कम मत समझिए, ठीक है। आपके लिए इतने सारे नाम आ रहे हैं, कोई कहता ना कि मेरे लिए अच्छा सा नाम सोचिए, कोई आपसे पूछ लेना आपकी घरवाली कि आपके लिए कोई अच्छा सा नाम है, तो सामने रख देना कि तुझे जो अच्छा लगे ना वो मेरे लिए प्रयुक्त कर ले आप, बहुत बढ़िया चीज होगी आपके लिए। तो आज के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ये सोना बाबू वाले ने क्या नहीं आते हैं, ठीक है, ये प्रयोग करते रहिए आप, कि सोना बाबू तो बदलते रहते हैं, स्वामी बदलते नहीं, ध्यान रखना, पति बदलते नहीं है, सोना बाबू बदलते रहते हैं, ठीक है। तो सोना बाबू का प्रयोग मत करिए आप, बदलाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और भी आपको चाहिए तो देखिए, एक बोल देता हूं, प्राणेश, मेरे प्राणों का ईश्वर है ये, ठीक है। अब कहां प्राण है, ये तो बीत गया जमाना, ठीक है। प्राणाधार, क्या लिखा इसने, प्राणाधार, क्या बात है, ठीक है। और देखिए प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ये है। अब आपको बताना होगा कि मेरे लिए अब नाम चूज करिए आप, कौन सा नाम प्रयोग करेंगे मेरे लिए आप। मुझे लगता है आजकल वालों को एक भी पसंद नहीं आएगा, केवल ये आएगा भरता, बैंगन का भरता बोलेंगे आपको, फिर दूसरा कुछ नहीं बोलने वाले हैं। तो इसको काट के प्रयोग करिएगा, ठीक है, ताकि खुद की बेइज्जती होने से बच जाए, ठीक है। आगे जब आपको पेश करना हो घरवाले के सामने, तो इसको काट के प्रयोग करिएगा आप, ताकि दिक्कत नहीं हो। क्या बात है, खतरनाक कमेंट आया है, देखिए कि पालक, जरा पालक ले आओ मतलब कितना दिमाग चलता है इनका, सोचना पड़ता है इनके दिमाग के लिए। पालक, जरा दुकान से पालक ले आओ क्या 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 पढ़ाएं बताइए अब इनको आप, ये खुद अपने आप में पीएचडी धारी हैं। लिख दिया आपने, इस बार लिखिए दिन, इस बार लिखिए दिन, लिखिए आप। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चला आगे। देखिए दिन के लिए एक लिख लीजिए, अह, अहन, द्यू, दीवा, वासर। ये भी आगे आप पे काम आएंगे, ये भी आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। इस वाले की रात्रि, रात्रि के प्रचय आपको दिन, देखिए दिन के प्रचय बहुत कम है। अब आपको कोई एक आध कोई और मिले तो लिख लेना भैया, ठीक है, आगे लिख लेना, बताने जरूरत नहीं, आप जोड़ दीजिए खुद। यहां कैसे होगा, देखिए, अरे वो भरता, क्या बैंगन का भरता बना दे हैं,
मजे देखिए अब नाम का, मजे लीजिए अब नामों के, बहुत शानदार नाम लिखे हुए हैं। भरता, जरा भरता खा लो। बहुत बढ़िया। देखिए यहां लिखना है पहला निशा, रजनी, तमा, यामा, क्षपा, ये आगे काम आने वाले हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं राक्षस और चोर के प्रयाची इन्हीं से बन जाएंगे आधे से ज्यादा। राक्षस और चोर के प्रयाची इन्हीं से बन जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि याद रखिए आप ये मैं आपको इसलिए मतलब पढ़ा रहा हूं, आगे ये सब काम आने वाले हैं। अभी शुरुआत हुई है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, हो सकता है समझ में नहीं आ रहे हैं, पर ध्यान रखिए ये पहली पंक्ति आपको पूरी याद होनी चाहिए, पूरी याद होनी चाहिए। लिख लिया आपने? अब और देखिए क्रमांक दूसरे में देखिएगा, इसमें निसी, निशित, सरवरी, विभावरी, रैन, दोसा, ये रात्रि के पर्यायवाची है। क्षणदा, रम्या, यामिनी, और कोई मिले तो आगे लिख लेना, ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। हो गए पूरे। इसके बाद लिखिए तारा का पर्यायवाची लिखिए, ये भी आगे आप एक काम आने वाले हैं, तारा के पर्यायवाची भी काम आने वाले हैं। देखिए पहले जो आपको पता होना चाहिए, तारक जो आपको पता होगा, जैसे तारक कह सकते हैं हम, तारक तत्सम है किसा तारा का, तारक, सितारा, नक्षत्र, और नक्षत्र का तत्व क्या है, नखत। ये तो सामान्य से याद हो जाना चाहिए, और होंगे भी, ये आगे काम आने वाले कौन से, ये वाले। इसके बाद देखिए आप, ये भी आपके लिए पढ़ना होगा पर थोड़ा अलग से इस लिखा रहा हूं। उड्डू यानी तारा होता है, उड्डूगन यानी तारा होता है, ठीक है। नरक यानी तारा होता है, खद्योत यानी तारा होता है, और एक है विदेशी भाषा शब्द है अक्षर, इसका अर्थ भी तारा होता है। ये तारा के पर्यायवाची हैं, तो ये लिख लीजिए आप। इसके बाद में और है पृथ्वी के पर्यायवाची है। मतलब पर्यायवाची पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा हमेशा पढ़ने ये तरीका होता है कि सरल को मैं अलग कर देता हूं, फिर जटिल को क्या करता हूं, अलग करता हूं। मतलब मेरी बात समझ में आ रही है। और हम लोग क्या करते हैं, सीधे रटते हैं, नहीं, आपको ये उठाना ही पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे तरीके भी आएंगे आगे खूब सारे। अभी मेरा पढ़ने तरीका अलग है। आप चाहो तो आपको यदि कोई उड्डू आदि आपको पता होता है कि तारा होता है, मत लिखिए आप, इसे मत लिखिए, चल जाएगी। मतलब इस तरह से अध्ययन करें आप, उससे क्या होती है, अध्ययन स्थायी होता है। एक बार पढ़े, बार बार न पढ़े हम,
और हाथ से लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। अब प्रतिम देखिए आप, प्रतिम में मैं जानता हूं कि पहली पंक्ति तो आपको सबको याद है, छेड़िए मत बलिया वैसे। जैसे देखिए इसी, देखिए पृथ्वी, पृथ्वी होता है, और देखिए धरित्री, पृथ्वी होगा, धरती भी आ जाएगी, ये धरा भी आ गया, भू भी आ गया, भूमि भी आ गया। बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, सारे याद है सबको, सारे याद है ये। सारे याद है। एक देखिए, हाँ तो ये पहली स्थिति आपको समझने की जरूरत नहीं है। दूसरी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए धरणी, देखिए धरणी किसी को याद नहीं हो विद्यार्थी को तो लिख लीजिए अलग से धरणी। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे धरणी याद नहीं था, पता नहीं था धरणी क्या होता है। अब देखिए धरणी, अवनी, अचला, धरणी, अवनी, अचला। देखिए वसुधा, वसुंधरा, वसुमती। मतलब वसु के साथ में क्या आ गए? धरती के पर्यायवाची आ गए, वसुमती। एक और लिखिए विश्वम्भरा। देखिए वसुधा, वसु को, वसु रत्नों को धारण करने वाली, वसुंधरा रत्नों को धारण करने वाली, विश्वम्भरा यानी विश्व का भरण पोषण करने वाली, विश्व का भरण यानी भरण करने वाली, जिसको हम भरण पोषण के साथ चलते हैं इसको। ये दो हो गए, लिखिए आप। तो अब ये आपके सरल है, ये इससे थोड़ा जटिल है, और अब तीसरा आएगा थोड़ा और ज्यादा जटिल होगा। एक और इसमें लिख सकते हैं बीज प्रसू, बीज का प्रसव कराने वाली। एक उदधी मेखला। अब ये देखिए आपके लिए हो सकता है तो जटिल शब्द हो, तो ये तो याद रखने होंगे आपको पृथ्वी के पर्यायवाची में। और भी है, अभी मैंने आपको सामान्य के लिखा हूं, मैं चाहूं तो इसमें कम से कम आपको 20-25 और लिखा सकता हूं। बहुत सारे पर्यायवाची पढ़े, ध्यान रखना। तो सामान्य में जो काम आते हैं वही लिखेंगे हम यहां पर, सामान्य जो काम आते हैं वही लिखेंगे। लिख लिया। तीसरा लिखिए आप, इला, मही, और मही तो हम जानते हैं कि मही भी आगे बहुत सारे काम आने वाला। रुको रुको रुको, मही यहां मत लिखिए आप, चलो रखिए आप यहां पर, वैसे याद तो करने होंगे।
कि मही आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ध्यान रखना, इसलिए लिखा रहा हूं आपको, ये सारे लिखाने वाले ही है, काम आने वाले ही है सबके सब। अचला भी काम आएगा, लहरी, उर्वी, सरी, जगती, प्रहुबी, धाप्ती, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची है। महेंद्र जी, मेदिनी बिल्कुल है, क्षोणी, क्षोणी, ठीक है, ये पर्यायवाची है, लेके आप इन्हें। लिख लिया आपने। अब ये जितने पर्यायवाची हमने पढ़े, ये सारे के सारे पर्यायवाची कल आप एक काम आएंगे, किसमें सुनिएगा, ये सारे पर्यायवाची हैं, कल आप एक काम आएंगे। जैसे देखिएगा, हमने शुरू किया पर्यायवाची यहां से, अब देखना ये पुत्र के पर्यायवाची हैं, ये आपको ये पहले वाली पंक्ति पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है, क्यों आगे कल जो पर्यायवाची पढ़ेंगे, देवी देवता का परिचय पढ़ूंगा, देवी देवता परिचय में सारे काम आने वाले ही है, सबके सब काम आने, ध्यान रखना, कुछ और भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखिए 1 2 बहुत सारे हैं, 3 4 5, ठीक है, 6 और 7, हम 7 पढ़े, ये 7 हमारे पास आधार हैं, ये क्या है, आधार है पर्यायवाची के, इन्हीं पर हम आगे बहुत सारे पर्यायवाची पढ़ेंगे, और जब कुछ और आधार जरूरत पड़ेगी तो मैं नोट लिखा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है कि अब आप मुझे झेल नहीं पाओगे आप, ठीक है, मैं जानता हूं, क्योंकि अब मैं क्या पढ़ना चाहता हूं ये आपको पढ़ाना, अभी तो मैं चाहता कुछ नहीं था, ठीक है, ये केवल आपको सामान्य जानकारी पढ़ाई है, ठीक है, सामान्य जानकारी पढ़ाई केवल, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ना क्या चाह रहा था वो हम पढ़ेंगे कल, कि हम इनसे पर्यायवाची किस तरह से पर्यायवाची याद कैसे करने होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी कैसा आया उसके बारे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मस्त रहे, याद कोशिश करूंगा कि आपको याद करा देता हूं, ठीक है, और आपको याद हो जाएंगे, मानकर चलिए। पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आदि धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।